IVM। क्रिसमस के केक की मिठास और कुछ नए होने की आस के साथ भारतीय टीम ने सेंचुरियन टेस्ट मैच का आगाज किया और उम्मीद के मुताबिक पहले दिन के खेल का प्रदर्शन भी रहा, जहां पर के राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। 117 रनों की साझेदारी ने इस बात को तय किया कि नींव बहुत मजबूत रहेगी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम की, और जब नींव मजबूत होती है तो इमारत बहुत बुलंद बनती है, जिसके आसार अब दूसरे दिन इस टेस्ट मैच के नजर आ रहे हैं। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सेंचुरियन टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल की, और साथ ही बात करेंगे क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय टीम की टेस्ट मैच के दूसरे दिन, क्योंकि सेंचुरियन टेस्ट मैच के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, या उसके मैदान की या पिच की बात करें कि जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ता है पिच में उछाल और रफ्तार बढ़ती जाती है। अपने आप में एक अनूठा मैदान है जहां पर शुरुआत में आपको स्पंजी बॉल्स देखने को मिलता है, थोड़ी बॉल रुक के आती है, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ता है यहाँ पर रफ्तार भी आपको नजर आएगी और बाउंस भी नजर आएगा। और ऐसे में क्या ज्यादा डिफिकल्ट होगा दूसरे दिन इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करना, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ अयाज मेमन सर है। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। एक तो क्रिसमस के केक की मिठास अगर खत्म होगी हो तो थोड़े टेस्ट मैच जीतने की आस पर भी बात कर लें। और मुझे लग रहा है कि बॉक्सिंग टेस्ट मैच में जो पहला नॉकआउट पंच है वो भारतीय टीम मारने में कामयाब रही कम से कम। राजीव, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको भी, अयाज को भी, सभी लिसनर्स को, सभी दर्शकों को, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं खेल नीति के, उन सभी को क्रिसमस ग्रीटिंग्स और सीजन ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ देम। मुझे लगा कि सबसे बड़ा पंच तो विराट कोहली ने तब मारा जब उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये बहुत इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है राजीव। कई बार जो टीम जाती हैं, ट्रैवल करती हैं दक्षिण अफ्रीका खेलने के लिए, और पहले टेस्ट मैच में जनरली वो कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाती हैं और टॉस जीतने के बाद देखा गया है कि वो फील्डिंग करने का निर्णय लेती हैं। पर यहाँ पर भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और निर्णय इस वजह से लिया क्योंकि ये दर्शा रहा है कि उनको अपने बल्लेबाजी के ऊपर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विशेष करके अपने ओपनिंग बल्लेबाजों के ऊपर। और उसी को सही किया कल के इस मैच में मयंक अग्रवाल और के राहुल ने। तो शुरुआत वहां से अच्छी हुई है। एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है इस समय भारत, और अब आगे पकड़ बनाने के लिए और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा फर्स्ट इनिंग स्कोर खड़ा करना आवश्यक रहेगा यहाँ से भारत के लिए। अया सर, पहले दिन जिस तरह से स्टार्ट किया मयंक और के राहुल ने, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप दक्षिण अफ्रीका में एक तो लेंथ जज करें और गेंदों को छोड़े। जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ा गया, एक झलक तो नजर आ रही थी कि राहुल द्रविड़ का पहला इम्पैक्ट जो है वो बल्लेबाजी पे पड़ता नजर आ रहा है। और जो प्रोसेस की बात मैच से पहले के राहुल कर रहे थे और मयंक अग्रवाल ने उस प्रोसेस की बात जब वो आउट हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब भी उन्होंने की। आपको लग रहा है एक सही प्रोसेस पे ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है जहां पर गेंदों को पहले छोड़ा गया और बाद में तोड़ने का काम किया गया? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो नसीहत दी होगी राहुल द्रविड़ ने कि वो अपनी विकेट, किसी भी बैट्समैन को अपनी विकेट पे कीमत लगानी चाहिए। आप फ्री में मत विकेट लेके आइए। और खास करके जब आप ओवरसीज खेलते हैं, अगर शुरुआत अच्छी नहीं होती है, ओपनिंग पार्टनरशिप सही नहीं होती है, तो ये सिचुएशन हो जाती है कि आप लंच से पहले 3-4 विकेट खो सकते हैं। लेकिन अगर आपके ओपनर्स एक अच्छी पार्टनरशिप देते हैं, 70-80, यहाँ तो 117 रन की पार्टनरशिप हो गई, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी ब्लूम करता है। और यही हमने देखा है कल, जिस तरह से केएल राहुल, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन, लाइन और लेंथ जज करने का। पहले जब मैं पढ़ा रहा था, जब जर्नलिज्म में और सुनील गावस्कर से बात होती थी, तो उनका हमेशा ये कहना था कि पहला घंटा जो है आप गेंदबाजों को दे दो, बाकी 3-4 घंटे जो दिन के वो आपके हक में आ जाएंगे। और वही किया केएल राहुल ने, मयंक अग्रवाल ने। कौन सी गेंद को खेलना है, किसको छोड़ना है, कहां से किस तरह से सिंगल्स लेने हैं, स्ट्राइक रोटेट करना है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। और ये बताता है कि इंडियन बैटिंग, रोहित शर्मा नहीं है, उसके बावजूद ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी सही मिली, तो आपके पास एक और ऑप्शन ओपनिंग बैट्समैन का है मयंक अग्रवाल में, जो ओवरसीज भी रन बना सकते हैं। और मुझे लगता है एंड ऑफ द डे जो सिचुएशन रही है, 272 स्कोर हो गया है। और जैसे सबा ने कहा, अगर आप 2 सेशन और बैट कर लेते हैं, 450 के करीब, 450 के करीब रन बनते हैं, तो एक सिचुएशन तो ये बन जाएगी कि आप मैच हारना बहुत मुश्किल है फिर इंडिया के लिए। वहां से 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, आप मैच जीत सकते हैं या ड्रॉ होगी। सबा भाई, 14 साल के बाद किसी भारतीय ओपनर ने दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाया। वसीम जाफर ने इससे पहले ये काम किया था।
राजीव, इसका मतलब यही है कि केएल राहुल की ये जो पारी रही है इसमें कई सारी शानदार चीजें देखने को मिली हैं। एक तो फॉरेन कंडीशंस में आकर इस विकेट पर रन बनाना उतना आसान होता नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका में खुद बहुत साल पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, वहां के बाउंस पे एडजस्ट करना, वहां के बाउंस को ट्रस्ट करना उतना आसान होता नहीं है। पर केएल राहुल चूंकि यहाँ का दौरा वो कर चुके हैं पहले एक इंडिया ए की टीम के साथ भी, तुमको पता है कि इस विकेट पे किस तरह के शॉट्स खेलने हैं। और ये क्लासिक ओपनिंग बल्लेबाजी का डिस्प्ले रहा है केएल राहुल का। लेट उन्होंने खेलने का प्रयास किया है, पोजीशन में जल्दी आए हैं पर खेला देर में है। उसके साथ साथ जो बैकफुट पे पंचेस दिखाए हैं वो फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव उन्होंने लगाए हैं। जो उन्होंने ऑन साइड में शॉट्स खेला है वहां पर भी संतुलन कितना ज्यादा अच्छा है। और वो तभी हो पाता है जो आपका सर जो है वो स्थिर रहे। और ये सारी चीजें देखने को मिली है कल केएल राहुल की बल्लेबाजी में। मुझे लगता है किसी प्रकार की ओपनिंग साझेदारी की आवश्यकता थी जो कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने प्रदान की है। शॉट्स लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा समय गुजारें विकेट के ऊपर, जो कि केएल राहुल ने किया कल के इस पारी में। तो मुझे लगता है अभी भी उनका काम खत्म हुआ नहीं है। और आपने पहले में ये सवाल पूछा था कि सेकेंड डे विकेट कैसा खेलेगा। सेकेंड डे देखिए विकेट अच्छा खेलता है पर विकेट में स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो अच्छी बात भारत के लिए यह है कि दोनों के दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं, दोनों ने रन बनाए हैं, ओवरनाइट प्लेयर हैं, बल्लेबाज हैं। आज जो सुबह जो मैच शुरू होगा थोड़ा बहुत अगर वो संभल कर खेलेंगे आधा घंटा 45 मिनट, तब मुझे लगता है कि हम एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा कर सकते हैं। सो भाई कल आपने देखा होगा के राहुल ने जिस तरह से बाउंस को एडजस्ट किया, वो मयंक अग्रवाल भी एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था। और लुंगी का बॉल हो या रबाडा का बॉल हो, इन सभी का बॉल लूप में विकेट कीपर के पास जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा है अराउंड लंच के बाद या टी के ऑलमोस्ट आसपास बॉल कैरी करना अच्छा शुरू हो चुका था। इसीलिए मैंने पूछा कि दो जो वेरिएबल बाउंस होते हैं तो क्या ये बैट्समैन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्या? चलिए स्पीड तो ठीक है, बाउंस को एडजस्ट करना, एक लूपी बाउंस फिर एक ऐसा कैरी कर रहा है बॉल, और एडजस्ट सही तरीके से किया तो हमारे जितने भी बैट्समैन उतरे पुजारा को छोड़ के। देखिए राजीव, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप स्पोर्ट्स शो होस्ट करें तो बहुत जरूरी है कि आपको स्पोर्ट्स जानना चाहिए और खेलना भी चाहिए। इसीलिए आप इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। पर सही बात है। देखिए जब बाउंस स्पॉन्जी रहता है, लूपी रहता है, तो वहां पर एक बैटर के लिए ये डिसाइड करना कि कौन सी बॉल से छोड़ना है, कौन सी बॉल से खेलना है, बड़ा कठिन हो जाता है। जहां पर जिस विकेट में गति आपको मालूम है कि इस पे आसानी से छोड़ सकता है या फिर अगर वो कमिट है शॉट खेलने के लिए तो वो कर सकता है। इस तरह की लूपी बाउंस में आपको बाउंस को राइड करना होता है, तो जो कल केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने किया। और जैसे ही विकेट में गति आ जाती है फिर आप तैयार हो जाते हैं पुल शॉट लगाने के लिए। लूपी बाउंस में पुल खेलना या हुक खेलना बड़ा कठिन रहता है, टाइमिंग करने में उसमें परेशानी हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जहाँ पर स्पॉन्जी बाउंस हो वहां पर अपने टोस में चढ़ के आप बाउंस को राइड करें। तब आप थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं इस विकेट के पेस पर, इस विकेट के बाउंस को। और उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत समय गुजार लें फिर आप सोच सकते हैं कौन सी बॉल में मुझे शॉट लगाना है या फिर कौन से बॉल को मुझे छोड़ना है। तो उतना आसान होता नहीं है राजीव, पर ये दोनों मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने बखूबी तरीके से दिखलाया। बिल्कुल, और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी यार सर। 272 रन पे 3 विकेट है भारत के। कसाट साहब का एक सवाल है कि 272 रन पे 3 विकेट, क्या इंडिया यहाँ पर साउथ अफ्रीका को बैट आउट करना चाहेगी इस टेस्ट मैच में 400 450 बना के? पॉसिबिलिटी लग रही है यार सर? बेशक, देखिए टॉस जीत के अगर आप बैटिंग पहले लेते तो यही आपका ये स्ट्रेटेजी होगी कि आप जितने रन बना सके पहली इनिंग में इतने बनाए कि आपको दूसरी इनिंग में ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है रन बनाने की, बल्कि आप प्रेशर में लेके आए सामने वाली टीम को। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बैटिंग हुई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कल इंडिया का, बेहतरीन, मैं कहूंगा अग्रेसिव, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप 3 रन पर ओवर के रेट से स्कोर कर रहे हैं। कुछ ऐसे बीच में स्पेल्स आए जब ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए बल्लेबाज, लेकिन कुछ स्पेल्स ऐसे भी थे जब उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। तो उस सिचुएशन में आपको संभल के खेलना था। और यहाँ पर ज्यादा जितनी तारीफ की जाए कम है केएल राहुल की, क्योंकि पूरा दिन बैट करना, एक तो कंसंट्रेशन चाहिए, स्टेमिना चाहिए आपको। और ये जो जिस तरह का जो डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया है, ये नहीं है कि पोर डिलीवरी को उन्होंने पनिश नहीं किया, जब मौका मिला वो रन भी बनाए, लेकिन पूरा दिन आप बैटिंग करें। मेन स्टे पिवट बन गए, फलक्रम बन गए टीम के। मयंक अग्रवाल उनके साथ अच्छा खेले, विराट कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई क्योंकि दो गेंद में 2 विकेट गिरी थी। विराट जो है बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत ही फॉरगेटेबल शॉट पे आउट हुए। खुद अगर वो रिप्ले देखेंगे तो शायद फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे। और उसके बाद जो रहाने जिस तरह से आए हैं और
पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेले। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था दिन के खेल का, राहुल और रहाणे की जो पार्टनरशिप थी, क्योंकि विराट के बाद अक्सर हमने पास्ट में देखा है कि विराट आउट होते हैं तो फिर से इंडियन टीम जो है दबाव में आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है, लेकिन यहाँ वैसे हुआ नहीं। काउंटर अटैक किया रहाणे, बताता है कि उनका माइंड अभी जो है बहुत ज्यादा फ्रेश है, पिछला जो पीछे जो हुआ है पिछले 1-1.5-2 साल में उसके बारे में सोच के नहीं उतरे। और ये पार्टनरशिप जैसे सबा ने कहा, अगर 1 घंटा भी आज खेलती है तो मेरे ख्याल से इंडिया ऑन टॉप हो जाएगी। बिल्कुल सबा भाई, और अगर हम के राहुल की बैटिंग पे थोड़ा एनालिसिस और करें, उनका एक इंटरव्यू मयंक अग्रवाल को उन्होंने दिया था टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, और उनका कहना था कि मैं एक समय ऐसा आ गया था कि मैं क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था कि मैं शायद बैटिंग ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बैटिंग पे काम किया। अब सेना देशों में वो चौथा शतक लगा चुके हैं अब तक, और सनी भाई के बाद सनी भाई ने 8 शतक लगाए हैं सेना देशों के खिलाफ। दूसरे भारत के बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेना देशों के खिलाफ 4 शतक लगाए। ये एक बड़ा अचीवमेंट आप देखें ना, पिछले 2 सालों में जब से उन्होंने कमबैक किया, खासतौर से इंग्लैंड में जिस तरह की बैटिंग की, एक अलग हम के राहुल देख रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट करना सीख चुके हैं। शायद सबसे बड़ी बैटिंग में उनके क्वालिटी यही नजर आई कि वो T20 अलग अंदाज में खेलते हैं, और जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो पूरे दिन बल्लेबाजी करके जाते हैं। राजीव, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं केएल राहुल को। केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर थे भारत के लिए, प्लेयर हैं भारत के लिए जिनको जहां भी भारत को जरूरत पड़ी है क्विक फिक्स सोल्यूशन की, वहां पर केएल राहुल को यूज किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में आपको नंबर 6 चाहिए, वहां पर खिला दिया गया। उनको नंबर 3 पर खेलना है, वहां खेल लिया। ओपन कराना, ओपन करा लीजिए। वनडे में भी ऊपर से लेकर नीचे तक खेले, T20 में भी कुछ वही रहा है। इस वजह से उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी रही हैं, और इसी वजह से कई बार जो सिलेक्टर्स हैं या फिर जो मीडिया है, ये भूल जाता है कि उनकी जो सही पोजीशन है वो एक ओपनर के रूप में रही है। और उनकी जब एंट्री हुई थी तब मैं चयन करता था राजीव, हम लोगों ने उनको जो चयन किया था वो एक ओपनर के रूप में ही चयन किया था। वहां से उनको इतने सारे अलग अलग प्रकार के रोल दिए गए हैं, और इन सभी रोल्स को अदा करना उतना आसान होता नहीं है यंगस्टर के लिए। पर उसने पूरी कोशिश की, और कई बार उसमें कुछ सफलता मिली है, कई बार सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह से कई बार उनको टीम से बाहर जाना पड़ा है। पर अब मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों के बाद ये अब टीम को एहसास होने लगा है कि ये एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। इसको अगर हम सही पोजीशन पर खिलाएंगे तीनों फॉर्मेट में, तो अपने से ज्यादा जो पोटेंशियल जो है केएल राहुल को, उससे ज्यादा ये परफॉर्म करके दे सकता है, जो कि केएल राहुल ने करना शुरू किया है। इसीलिए मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि सही पोजीशन जो केएल राहुल को मिली है, वहां पर वो निरंतर प्रदर्शन दे रहे हैं। और आने वाले समय में इनका जो रोल है इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। और मुझे खुशी है कि उनको वाइस कप्तान चुना गया है, क्योंकि अब चयनकर्ताओं को भी, टीम मैनेजमेंट को भी ये लगता है कि इस खिलाड़ी में उस प्रकार का इंटेलिजेंस है कि आने वाले समय में वो भारत को लीड कर सकता है तीनों फॉर्मेट में। सर, पृथ्वी का एक सवाल है इसी से रिलेटेड। उनका कहना है कि एक चीज जो उन्होंने इमीडिएटली नोटिस की है वो ये है कि बैट्समैन ने पूरे जो मैच देखा है कल पहले दिन का, उसमें कोई लॉफ्टेड शॉट नहीं खेले गए, वो चाहे केशव महाराज हो या मीडियम पेसर से पुल और कट ना खेला गया हो। आईपीएल स्टाइल की बैटिंग नहीं देखने को मिली है। ये ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे का राज आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से देखें, आपको अलग अलग फॉर्मेट में एडजस्ट करना पड़ता है। एक छक्का जरूर मार था केशव महाराज को राहुल ने, और देखें आपको टेस्ट क्रिकेट में आपको आपकी जो टैक्टिक है वो क्या है, वो है आप विकेट कम से कम खोए। डेफिनेटली ये तो है ही, रिस्क इतने ना ले कि आप विकेट 3-4 एक सेशन में खो दें तो सामने वाली टीम को जो है मजबूती मिल जाती है। और एंड ऑफ द डे आजकल जो ट्रेंड है, अगर आप 3 रन पर ओवर बनाते हैं, 3-3.25 रन पर ओवर, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही स्कोर 272 फॉर 6 या 7 होता तो एक्चुअली सिचुएशन साउथ अफ्रीका के फेवर में होता। तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप रन भी बनाइए, विकेट ना खोएं, और फिर जो है आप टोटल 400 450 का खड़ा कर सकते हैं, जो नॉर्मली मैच विनिंग स्कोर होता है। तो ये इंटेलिजेंस की बात है जो सभा ने बात की कि केएल राहुल में वो इंटेलिजेंस है एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन, और वो आप उभर के आ रही है। अगर आप पिछले 1 साल से देखें, जब से उनको मौका मिला है, उनकी री एंट्री हो गई टेस्ट टीम में, तो बखूब जो है अपनी वर्सटैलिटी बता रहे हैं कि एक अंदाज जो है वो T20 का है, एक ओडीआईज का है, और टेस्ट मैच में किस तरह से इनिंग्स बिल्ड करना है और लंबे स्कोर खड़े करना है, वो राहुल ने बिल्कुल इस मैच में भी प्रूव कर दिया, जैसे इंग्लैंड में किया था।
जी, सभा भाई ने जो बात कही है सर, उसी को कंटिन्यू करते हुए कसाट साहब ने एक लाइटर मोड पे एक सवाल पूछा है कि के राहुल को अलग अलग तरीके से भारतीय टीम में रोल जो दिया जाता है, बिकॉज कि उनका नाम राहुल है और वो बेंगलोर से आते हैं, यानी सीधा वो कोच राहुल द्रविड़ से उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि राहुल द्रविड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक टाइम में। ये मुझे लगता है एक अलग प्रकार की अदा रही है बैंगलोर के क्रिकेटर्स की कि भाई उनको आप कहीं भी फिक्स कर दीजिए, वो तैयार हैं टीम के लिए। और वही राहुल ने भी किया अपने करियर में, विकेट कीपर के रूप में, एक ओपनर के रूप में, नंबर 3। और जब राहुल ने शुरू किया था अपना करियर, तो आई थिंक यार नंबर 7 ही केम आउट टू बैट, इजंट इट? करेक्ट, यस। वो जो डेब्यू टेस्ट मैच था सौरव गांगुली के साथ, तब कुछ वही हालत केएल राहुल की भी हो रही है इस वक्त। और अब मुझे लगता है स्थिरता आ रही है राजीव। एक और बात, राहुल दोनों राहुल द्रविड़ ने और केएल राहुल ने विकेट कीपिंग भी की है इंडिया के लिए। तो ये देखिए, ये अब विकेट कीपर की बात तो अब ना कीजिए, विकेट कीपर हमेशा से बहुत वर्सेटाइल रहे हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड। हमारे साथ देखिए आप पहले इस शो में ही बैठे हैं। चलिए इसी अच्छे नोट पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात विराट कोहली के फॉर्म की करेंगे, चेतेश्वर पुजारा की भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, और अजिंक्य रहाणे को खिलाने का जो बड़ा दांव चला भारतीय टीम मैनेजमेंट में, उस पर थोड़ी बहुत रिएक्शंस भी आए, लेकिन अंत में अजिंक्य रहाणे 40 रनों पे नाबाद है, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होता है। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर और सभा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। फिर हॉट टॉपिक बन चुका है अयाज सर, विराट कोहली 35 रन सेट होकर अपने जोन में बैटिंग कर रहे थे और अचानक एक वाइड बॉल चेस कर गए, यानी वनडे क्रिकेट होता तो शर्तिया वाइड बॉल थी। ये टेम्पटेशन क्यों हो रहा है बार बार 35, 40, 50 के स्कोर पे जाना, और उसके बाद अचानक उनका कंसंट्रेशन टूटता है और फिर वो पवेलियन की तरफ चल देते हैं? देखिए, बात है कंसंट्रेशन की। देखिए, अब इतना आप 2 घंटे तक करीब खेले हैं, बिल्ड किया इनिंग्स को, टाइम स्पेंड किया है। 82 रनों की साझेदारी है के राहुल के साथ। 82 रन की साझेदारी है। कैप्टन है, वो खुद भी जानते हैं कि उनकी विकेट कितनी बहुमूल्य है और विकेट संभालने की भी जरूरत है। लेकिन ये नहीं है कि आप विकेट इस तरह से संभाले बिल्कुल डिफेंसिव हो जाए। मेरे ख्याल से थोड़ी सी दुविधा जो बाहर से नजर आ रही है, जो फैक्ट है वो विराट कोहली या जो उनके टीम मेंबर्स है वो बता सकते हैं कि एक्चुअली वो अपने पूरी जीवन में वो एक्चुअली डोमिनेटिंग बैट्समैन रहे, अथॉरिटेटिव बैट्समैन रहे। जब भी वो जाते थे कि अपने छाप छोड़ के आते थे, और ये पिछले 1.5-2 साल से हो नहीं रहा है। वो अपनी इनिंग्स, हम लोग बात करते हैं लीन पैच की, पुअर फॉर्म चल रहा है। एक्चुअली इनका जहां तक सवाल है, जैसे रहाणे की बात थी, तो रहाणे के स्कोर्स अगर आप देखें तो बहुत हल्के थे, 10, 12, 19, 25, फिर 5। जहां तक विराट का देखें आप तो 35, 40 रेगुलरली बन रहे, खास करके इस साल में। इंग्लैंड के सीरीज में भी उन्होंने 2 50s बनाए, 2 40s बनाए। तो ये नहीं है कि टाइम नहीं निकाल रहे और फॉर्म इतना बुरा है कि आपसे रन नहीं बन रहे। लेकिन जब आपको स्टार्ट मिल जाता है, जो पहले कन्वर्जन उनका इतना रेट इतना हाई था कि 30-40 बनाए तो हम ये सोच लेते थे कि सेंचुरी बन जाएगी, और वो बन जाती थी, वो नहीं हो रहा है। और ये जो है, मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन जो है वो उनके खुद से निकलेगा बाहर से, या कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो या चीफ कोच राहुल द्रविड़, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी चीज है। ये बताता है कि सेल्फ डाउट का एक सिचुएशन है विराट कोहली में, कि अब मैं इतना टाइम स्पेंड कर दिया हूँ, क्या मैं अब उसको डोमिनेट करूं? एंड देन डोमिनेट करने की जरूरत तो है, लेकिन आप किस गेंद को चूज करते हैं शुरू करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए? आप देखें, ये 6th या 7th स्टंप के बाहर की गेंद को आप चेस करके जिस तरह से आउट हुए, जैसे मैंने कहा कि वो खुद रिप्लेस देख के बिल्कुल फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए होंगे कि मुझे याद मत दिलाओ मैं किस तरह से आउट हुआ हूँ। सभा भाई, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, आखिरी शतक विराट ने जब बनाया 2019 में, और अभी तक जो उनका आउट होने का पैटर्न है वो सबसे ज्यादा 10 और 49 रनों के बीच में 22 बार वो आउट हुए हैं, यानी कि सेट हुए और उसके बाद उन्होंने विकेट थ्रू किया। फिर सेकंड हाईएस्ट जो आउट होने का उनका जो रेंज है वो 1 से 10 रन के बीच में है, 11 बार आउट हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर वो सेट हो जाते हैं और उसके बाद विकेट थ्रो कर रहे हैं, 10 से 49 रनों के बीच में 22 बार आउट हुए। राजीव, ये जो स्टैट्स है ना, ये विराट कोहली का बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे होंगे,
हाँ, देखिए 1 बहुत से ज्यादा 10 के बिल्कुल। बीच में तो कोई भी बैटर आउट हो सकता है, वो अलग बात है, इसका मतलब है कि आप सेट नहीं हुए हैं। पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो 10 रन के बाद का मतलब यही है कि वो खिलाड़ी सेट हो गया है, और उसके जी। बाद वो आउट हो रहा है, वो भी विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जिसने जो अपने प्राइम फॉर्म में थे, इनको कितने शानदार तरीके से कन्वर्ट किया एक बड़े स्कोर में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा विराट कोहली की सोच में कि आने वाले समय में वो किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाए, किस तरह से अपने जो 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 अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स हैं उसको कर्ब करे, ताकि ये वाला जो फेज है उनका जल्द से जल्द निकल जाए। एक और बात है जो कि अयाज ने कही, वो सही बात है कि विराट कोहली हमेशा से उनका जो एटीट्यूड रहा है एक बल्लेबाज के रूप में वो डोमिनेट करना, वो एक मायने में सही भी है, पर आपको शॉट सिलेक्शन क्या होना चाहिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और विशेष करके जब आपने जो इनिशियल पीरियड पार कर लिया है, उसके बाद तो खुद विराट कोहली को ये लग रहा होगा वो सेट हो गया, अब ये वक्त है, ये विकेट है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, तभी वो आउट हो जा रहे हैं, और वो भी ऐसे ऐसे गेंदों पर आउट हो जा रहे हैं जो आप आसानी से छोड़ सकते थे। तो ये मुझे लगता है कि एक वरिंग फैक्टर होगा, और इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा फेज है जहां से निकलना बहुत जरूरी है। अब जो तुलना की है याज ने अजिंक्य रहाणे के साथ, वो बहुत ही उचित है। अजिंक्य रहाणे जब वो रन नहीं बनाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। विराट कोहली ने कभी भी ऐसा नहीं लगा पिछले 2 साल में कि कभी भी संघर्ष कर रहे होंगे, किसी भी बॉलर ने उनको तंग किया नहीं है। बिल्कुल सभा भाई, एक और स्टैट आपको बता दूं, जो आप बात कर रहे हो उसे करने के लिए, कि 50 से लेके और 99 के बीच में वो 20 बार पहुंचे हैं, मतलब पिछली जो 59 पारियां खेली हैं उनमें 20 बार वो 50 से और 99 के बीच में जाके आउट हुए हैं। तो ये भी एक फैक्ट है कि 10 से 49 के बीच में कंसंट्रेशन टूट रहा है, फिर वो जब 50 के ऊपर कभी कभी जब गए हैं, उसमें से 20 बार ऐसा हुआ है जब वो आउट हुए हैं उसके बाद जाके। हाँ, इसका मतलब यही है कि अब आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि विराट कोहली और राहुल द्रविड़ दोनों मिलकर इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा। किस तरह से आप सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं, किस तरह की गेंदबाजी आप प्रैक्टिस में खेलते हैं ताकि इस फेज से आप निकले, किस तरह से आप इस प्रकार से प्रैक्टिस सेशन में आप विराट कोहली को टेम्प्ट करें ताकि वो इस पर वो सकम ना करें। तो इन सब चीजों पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कह लेना कि भाई मेरा फॉर्म अच्छा है, मैं कम से कम स्टार्ट तो मुझे मिल रहा है, मैं अच्छे फॉर्म में हूँ, वो सबको पता है, पर वो जो कन्वर्जन होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, और जो मैं पूरे स्टैट्स बता रहा था यार सर, यानी कि जो 59 पारियां उन्होंने खेली हैं बिना शतक के, उनमें 44 बार ऐसा हुआ कि वो सेट होकर आउट हुए। बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में कि 44 बार 49 इनिंग्स में से आप सेट हो जा रहे हैं, यानी कि आप 10 से ऊपर का स्कोर बना रहे हैं और उसके बाद आप आउट हो रहे हैं। बेशक, और राजीव ये जितनी बार आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़े स्कोर में, तो और अपने आप पे प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि आप मैं एक सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ कि कल जिस तरह से आउट हुए, आप दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि आप प्रेशर में हैं या आप अपने आप से नाराज हैं या गुस्सा भी है, लेकिन आप अपने आप से जब अकेले रहेंगे रूम में, तो आप ये रिप्ले होगा आपके माइंड में कि मैंने ये क्या करके आया, जब मेरे पास ये मौका था कि ये पूरे दिन को डोमिनेट कर सकते थे। और दूसरी बात ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रन जो टीम की जो टैक्टिक है, अगर आप 5 गेंदबाज खिलाना चाहते हैं, यानी कि 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है आपके पास, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके मिडिल ऑर्डर में 3 या 4 जो प्लेयर्स, उसमें से 2 या 3 रेगुलरली आपको तगड़े रन दे। आप किसी एक बैट्समैन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे 4-5 साल पूरी टीम ने केवल विराट कोहली पे डिपेंड किया था जब आप ओवरसीज जाते थे, उन्होंने बखूब रन बनाए, लेकिन टीम के जो है, आप साउथ अफ्रीका में सीरीज हार गए थे, इंग्लैंड में सीरीज हार गए थे 2018 में। तो ये बहुत जरूरी है विराट कोहली के लिए एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन के स्ट्रेटेजी तो सही है, आपको गेंदबाज चाहिए सामने वाली टीम की 20 विकेट निकालने के लिए, लेकिन आपको रन देने की भी बहुत जरूरत है। अगर 400-450 रन बनाने हैं तो मिडिल ऑर्डर में रन देना बहुत जरूरी है, और विराट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बल्कि मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर विराट ही है एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन। सवा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वसंत नारायण जी का, उनका क्या पूछना है के राहुल पे कि क्या के राहुल आने वाले समय में फैब 4 की रैंक में आ सकते हैं, और क्या जो लैथम है जो इस समय बेहतरीन टेस्ट ओपनर माने जाते हैं न्यूजीलैंड के, क्या उस लेवल पे वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जरूर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, काफी सालों से वो खेलते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में, और ये एक ऐसा प्लेयर है जो आने वाले समय में टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में बहुत ऊपर जाने वाला है।
और ये जो निरंतरता है वो काफी अच्छी लग रही है इस समय केएल राहुल के फॉर्म में। बिल्कुल। एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पे भी बातचीत करेंगे। एक आउट हो चुके हैं और दूसरे क्रीज पर हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हा है इस पहले टेस्ट मैच में, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सबा भाई, चेतेश्वर पुजारा, आप इनको अनलकी कहेंगे, आउट ऑफ फॉर्म कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि एक बॉल अंदर आता है आपके बैट पे, फिर थाई पे लगता है, शॉर्ट लेग पे आप आउट हो जाते हैं पहली बॉल पे। इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर मैं कंपेयर करूं इसी को मयंक अग्रवाल और के राहुल, जिस तरह से कुछ पर्टिकुलर अंदर आती गेंदों को उन्होंने हैंडल किया, यानी बाउंस भी था, थोड़ा स्पॉन्जी बाउंस था, रुक गया, बट उनका डिफेंस ज्यादा सॉलिड नजर आया। तो ये क्या आउट ऑफ फॉर्म आप इनको, चेतेश्वर पुजारा को मान रहे हैं, या एक खराब दिन था जहां पे बैट पैड हुए और आप आउट हो गए? देखिए, पुजारा की तैयारी काफी शानदार रहती है और इस बार मुझे लगा कि वो एरर हो गई जजमेंट में, कि रिलीज को उन्होंने देखा नहीं होगा ठीक से या फिर परखा नहीं होगा, इसी वजह से वो सही लाइन उन्होंने चुनी नहीं, जिसके कारण से ये अंदरूनी किनारा लगा। और ये हो सकता है किसी भी बल्लेबाज के साथ। देखिए, यहाँ पर मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूँ आपके सवाल को कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के बारे में, जो उनको फिर से मौका मिल रहा है यहाँ पर खेलने के लिए। देखिए, राहुल द्रविड़ एक ऐसे कोच हैं, जब तक कि वो खुद कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि खिलाड़ी का फॉर्म अब सही नहीं है, या इसके करियर का एक तरह से अब ये करियर और आगे बढ़ नहीं सकता है, तब तक वो परिवर्तन लाएंगे नहीं। क्योंकि राहुल द्रविड़ को ये मालूम है कि ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने प्लेयर्स को लंबा स्पेस दें। और चूंकि अभी राहुल द्रविड़ बने हैं हेड कोच, तो मुझे लगता है कि अभी और समय देना चाहते हैं पुजारा और अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि उनको अभी भी विश्वास है कि ये दोनों खिलाड़ी सर्व कर सकते हैं भारतीय टीम को। तो चाहे मीडिया जो भी कह ले, फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ भी कह लें, चयनकर्ता कुछ भी कह लें, जब तक कि वो खुद कन्विंस नहीं होंगे कि अब अजिंक्य रहाणे या फिर पुजारा के करियर अब खत्म हो रहा है और उन्हें नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, तब तक आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों के साथ परसिस्ट करेंगे और उनके ऊपर काम करते रहेंगे ताकि वो डिलीवर करें टीम के लिए। सबा भाई, लेकिन सबके जहन में ये सवाल है कि अजिंक्य रहाणे में ऐसा क्या उन्होंने देख लिया कि श्रेयस अय्यर जो 100 बना के आए थे, हनुमा विहारी जो दक्षिण अफ्रीका में थे और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, उनके ऊपर अजिंक्य रहाणे को खिलाया राहुल द्रविड़ ने, और वो दांव जो है अप्रूव भी हो गया जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आके उन्होंने 40 रन बनाए, और वो अपनी पुरानी एग्रेसिव अंदाज में थोड़ी बैटिंग कर रहे थे, जो उनकी ताकत है। आपको लग रहा है, और तमाम और भी सवाल आ रहे थे कि वो अपनी स्ट्रेंथ है अजिंक्य रहाणे की कि वो एग्रेसिव बैटिंग करें, और कुछ वैसी खेलते हुए नजर आए भी वो। जनरली अजिंक्य रहाणे ने जब भी शानदार रन्स बनाए हैं टीम के लिए, तभी बनाए हैं जब उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है। और वो तब पॉसिबल है जब उनका पैर चल रहा हो, जब वो बॉल के ऊपर चढ़कर बैटिंग करते हैं, तब लगता है कि वो अच्छे फॉर्म में है। चाहे वो मेलबर्न का आप शतक याद कर लीजिए या फिर कल की पारी देखें, तो हमेशा आते ही वो जब रन्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब यही है कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका फुटवर्क काफी अच्छा है। तो ये जो प्रिसाइज मूवमेंट रहता है अजिंक्य रहाणे के फुटवर्क में, वो दर्शाता है कि उनका फॉर्म सही है, वो बड़े रन बना सकते हैं। तो कल की पारी में यही देखने को मिला है राजीव, अजिंक्य रहाणे के बैटिंग में। सर, आप क्या रीजन देख रहे हैं अजिंक्य रहाणे को खिलाए जाने के पीछे, जबकि श्रेयस अय्यर टीम में जो पिछले टेस्ट मैचों में रन बना के आ रहे हैं, हनुमा विहारी एक और बल्लेबाज जो दक्षिण अफ्रीका में अच्छा कर रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ की बिल्कुल डिफरेंट सोच यहाँ पे, वो अजिंक्य रहाणे के साथ गए और अजिंक्य रहाणे ने उनके दावों को सही साबित किया। देखिए, दो चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस जो मिलता है आपके कोच से और कैप्टन से, मैं कहूंगा कि टीम सिलेक्शन में विराट का भी हाथ रहा है। तो एक तो ये है कि चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस जो है किस तरह से उसकी पूरी उपलब्धि मिले टीम को। दूसरी बात यह है कि प्लेयर पे खुद पे डिपेंड करता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अगर आप रन नहीं बनाएंगे आप, तो आपकी जगह गई, या हनुमा विहारी है या श्रेयस अय्यर है या जो भी हो,
और ये नहीं है कि वो 40 साल के हैं, अभी भी उनमें 4-5 साल खेलने की क्षमता है या इतना स्कोप है, बट लेकिन बहुत जरूरी है कि आप रन बनाएं। और मेरे ख्याल से एक सिचुएशन आता है जब आप खुद सोचते हैं कि ये एक डू और डाई सिचुएशन है, नाउ और नेवर। अगर अब इस बार मैंने रन नहीं बनाया तो मेरी जगह अगर चली गई तो फिर मुझे क्यों लगी हुई है इसके बिल्कुल आखिर में जाके खड़े रहना पड़ेगा, फिर नंबर आने के लिए बहुत समय लग जाएगा या कभी नहीं आएगा मौका। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पारी के लिए अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेले। और जैसा सभा ने कहा कि पैर अगर अजिंक्य रहाणे के चलते हैं, उनका फुटवर्क सही रहता है तो वो बहुत ही अग्रेसिव और डोमिनेटिंग बैट्समैन, जैसे ओवरसीज उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, पिछले 2 साल में जो है वो हल्का पड़ गया, लेकिन ये इशारा है, अगर ये जिस जो हमने देखे 40 रन, और उम्मीद ये है कि आज उसको आगे ले जाएंगे और अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। अगर इस फॉर्म में रहते हैं तो अजिंक्य रहाणे बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज दे सकते हैं इंडिया को। सवा भाई चलते चलते, क्योंकि सभी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ऑलमोस्ट बहुत शानदार थी, अगर हम चेतेश्वर पुजारा का आउट होना छोड़ दे तो क्या एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस की कि बहुत डिसाइसिव ट्रिगर मोमेंट सबका बल्लेबाजों का नजर आया। क्या ये एक पर्टिकुलर तैयारी आपको लगी है दक्षिण अफ्रीका में खेलने के लिए, क्योंकि आप भी खेले हैं वहां पे, जब आपको बाउंस हैंडल करना हो, हर दिन आपके पिच में वेरिएशन हो, रफ्तार में, ट्रिगर मोमेंट आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कल मैं जितने बैट्समैनों को देख रहा था, बहुत शानदार ट्रिगर मोमेंट था, वो चाहे मयंक अग्रवाल हो, राहुल हो, विराट हो या अजिंक्य रहाणे की हम बात करें। देखिए राजीव, ट्रिगर मूवमेंट का मतलब यही होता है कि आप जल्दी से पोजीशन में आ जाएं बॉल को खेलने के लिए। अगर बॉल में ज्यादा गति है तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रिगर मूवमेंट का। तो जरूरी ये है कि ट्रिगर मूवमेंट के बाद आपकी पोजीशन क्या है, आपका शरीर का संतुलन कैसा है, आपका सर स्थिर है कि नहीं। कई बार ट्रिगर मूवमेंट के बाद जो पोजीशन होती है वहां पर जो खिलाड़ी है उसका संतुलन बिगड़ सा जाता है, वहां से खेलना मुश्किल हो जाता है। तो कब आपको ट्रिगर मूवमेंट लेना है और ट्रिगर मूवमेंट के बाद आपकी शरीर की स्थिरता किस प्रकार की है, इस पे काम किया गया सब वही लग रहा है आपको? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, इस पर जरूर मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी का अलग अलग प्रकार का ट्रिगर मूवमेंट होता है। पर कल के जो बल्लेबाजों में देखने को मिला है कि उनका बड़ा ही प्रिसाइज सा ट्रिगर मूवमेंट रहा है, जिसकी वजह से उनको मदद मिली है लेंथ को पिक करने में। देखिए, ट्रिगर मूवमेंट का बहुत बड़ा कारण ये होता है, वो आपको हेल्प करता है लेंथ को पिक करने में। तभी आपके जो लेंथ की जजमेंट होती है वो आप सही प्रकार से, ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। आया सर, चलते चलते दोहरा शतक लगेगा के राहुल के बल्ले से? देखिए, मैं अगर ये सब मैं फोरकास्ट कर सकता था तो अभी तक तो सीरीज जीत जाती थी इंडिया। लेकिन ये जरूर है कि मेरे ख्याल से जो राहुल का जो डेवलपमेंट या एवोल्यूशन मैंने इस साल में देखा है, ये बताता है कि उनमें भूख है रन्स बनाने की, कामयाब होने की। एक जिम्मेदारी आती है, एक उम्र के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं जो है, अब ये मौका है मेरा, जब बल्ला चलता है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि वो अब ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जब भी वो यंग थे कि कुछ स्ट्रोक रिस्क लेके या ज्यादा रिस्क लेके, रिस्क तो लेना ही पड़ता है क्रिकेट में, लेकिन ज्यादा रिस्क लेके विकेट फेंक के आ जाए। और ये बहुत ही एक बड़ी चीज होती है एक बल्लेबाज के करियर में कि जब आप मेंटली इतने टेम्परामेंटली इतने स्टेबल हो जाते हैं कि आप अच्छा मौका जो है वो जाने नहीं देते हाथ से। तो 180 बनते हैं, 140 बनते हैं, 200 बनते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि केएल राहुल फिलहाल इस ग्रुप में आपके सबसे वैल्यूएबल बैट्समैन नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए आया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल की बल्लेबाजी देखकर, स्पेशली मयंक अग्रवाल और के राहुल की बल्लेबाजी देखकर हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं, खासतौर से मैं सबा भाई से करता हूं कि एक अच्छा टेस्ट प्लेयर जो है अच्छा T20 प्लेयर बन सकता है, बट एक अच्छा T20 प्लेयर जरूरी नहीं कि अच्छा टेस्ट प्लेयर बन जाए। और उसका बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा जब T20 में डोमिनेट करने वाले बल्लेबाज के राहुल और मयंक अग्रवाल ने इस बात को साबित किया कि वो अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, और पहले वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, बाद में T20 प्लेयर हैं। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी ये जो सोच है वो जारी रहे और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करने के लिए सोचे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ आप रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajiVmesh मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricketwalla
अयाज सर का ट्विटर हैंडल है, और @सबा-करीम, ये आप कू पे जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपने सीधे सवाल भेज सकते हैं। अयाज सर भी कू पर है, क्रिकेट वल्ला के नाम से, आप वहां पे भी उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi speak to Marissa Mays. She is the curator of No More Lonely Friends. They discuss toxic friendships and pandemic loneliness. Also, do check out Probation Se Promotion Tak with Abhinav Trivedi. He will help you make your CV stand out when you're looking for a job. On Paisa Vaisa, Anupam and Soumya Shah, co-founder of Tarakki, discuss what the current trends are in the wealth management industry. On All Things Policy, the folks from the Takshashila Institute shed light on the implication of China's infrastructure building in Tibet. And on Tere Mere Raste, Keshav tells us about a small village in the Himalayas called Tirugi Narayan. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We'd also really appreciate any ratings or reviews you can give us on any of the platforms that we're listening on, whether it's Apple Podcast, Spotify, or IVM Podcast app. Wherever you're listening, do let us know that you are listening. I'd also like to remind you all that we have a number of YouTube channels where a number of shows are available. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to check out what channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood, get accustomed to womanhood, enjoy the experience of sisterhood, might get to wifehood, or not, choose motherhood, or not. You'll learn to define your personhood, earn a livelihood, change the neighborhood, and get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha, and me, Ayushi, on a journey from station starting point to station, what now? Next station, Pudin Station, and hopefully, Agla Station, Adulthood. Fresh episodes out every Thursday.